Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study the 23rd chapter from Home Science class 12th, and the name of this chapter is Media Management, Design and Production. देखो ये चैप्टर आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, लेकिन आपकी बुक में इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आपको इसके बाद कोई और चैप्टर अपने सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिट 6 जो हमारी थी इसका नाम था कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे एक चैप्टर दिया था जिसका नाम था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है मीडिया मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे कोई भी चैप्टर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद सीधे आपके प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर है सिग्निफिकेंस कि मीडिया मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन का क्या महत्व है। फिर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, मीडिया प्लानिंग पढ़ेंगे, मीडिया डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद मीडिया इवैल्यूएशन एंड फीडबैक पढ़ेंगे। उसके बाद है स्कोप कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर्स ये जान पाएंगे कि मीडिया प्लानिंग और मीडिया मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद आप बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को भी समझ पाओगे, इसके प्रोसेस को एंड इसके स्कोप को समझ पाओगे। फिर है ग्रैस्प द प्रोसीजर ऑफ मीडिया रिसर्च, मीडिया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, मीडिया प्रोडक्शन। उसके बाद आप प्रोसीजर समझ पाओगे कि प्रोसेस क्या है, कैसे मीडिया रिसर्च काम करता है, मीडिया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, मीडिया प्रोडक्शन कैसे काम करता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। देखो आपको पता है कि आज के समय में मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे सोसाइटी पे मीडिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम मीडिया के थ्रू ही समझ पाते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं हमारे कंट्री में या किसी फॉरेन कंट्री में। ये सब हम मीडिया के थ्रू ही समझ पाते हैं। इसके साथ साथ हमारी डे टू डे लाइफ पे भी मीडिया का बहुत असर पड़ता है। हम एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, उनके आउटफिट्स को, हेयर स्टाइल्स को देखते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मीडिया का असर हमारी सोसाइटी पे पड़ता है। हमारे कल्चर को एक शेप देने का काम कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है। और मीडिया की वजह से ही जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनमें भी एक बदलाव आया है, ठीक है। हम क्यों कैसे समझते हैं कि दूसरी जगह पे क्या ट्रेडिशन चल रहा है, दूसरे लोगों की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, हम मीडिया के थ्रू ही तो जान पाते हैं। टीवी में तो हम देखते हैं कि कैसे दूसरी कंट्रीज़ में क्या कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या खाना खाया जाता है। मीडिया के थ्रू ही हमें ये सब पता चलता है। तो इस तरह मीडिया बहुत ज़्यादा असर डालती है हमारी लाइफ पे, ठीक है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव बिकम अ पार्ट ऑफ वंस डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है मीडिया, ठीक है। फॉर एनी आइटम इन द मीडिया टू हैव सक्सेस एंड इम्पैक्ट इट हैज़ टू बी प्लान्ड, डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस्ड वेल। अगर मीडिया में कोई भी आइटम आ रहा है, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमें मीडिया के थ्रू दिखाई जा रही है तो वो ऐसे ही हमारे सामने नहीं आ जाती। उसको अच्छे से पहले प्लान किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, तब हमारे सामने उसको रखा जाता है, ठीक है। कोई भी न्यूज़ अगर हमारे सामने आती है तो उसको अच्छे से पहले लिखा जाता है, रिपोर्टर उसको समझता है, फिर वो हमें उस न्यूज़ को बताता है, ठीक है, हमारे सामने उस न्यूज़ को कन्वे करता है। फिर है
दीज प्रोसेस आर पार्ट ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। और ये जो प्रोसेस है ना, प्लान करना, डिज़ाइन करना, इसको मीडिया मैनेजमेंट कहा जाता है। मीडिया मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी। तो मीडिया मैनेजमेंट किसी भी प्रमोशनल स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। The success of a publicity campaign of businesses or social campaign depend to a large extent on media planning and management of the campaign। देखो, अगर मीडिया के थ्रू कोई भी कंपेन चलाया जा रहा है, चाहे वो बिजनेस कंपेन हो या सोशल कंपेन हो, तो उसको अच्छे से प्लान करना ज़रूरी होता है। तो बिना प्लानिंग के कोई भी कंपेन अच्छे से चलाया नहीं जा सकता। और जो ये हम सोशल कंपेनिंग करते हैं या पब्लिसिटी कंपेनिंग करते हैं, इसके लिए आजकल और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव टर्म्स यूज़ किए जाने लगे हैं। जैसे इसको मीडिया स्ट्रेटजी भी बोला जाता है, कम्युनिकेशंस प्लानिंग भी बोला जाता है, जहाँ पे हम एकदम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कंपेनिंग करते हैं, ठीक है। फिर है सिग्निफिकेंस। इन एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड liberalization, media plays a significant role. Media's role in this society is fundamentally a function of how this society choose to use the media। जब आजकल ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम एकदम फ्री हैं कि हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखो, मीडिया कैसा रोल प्ले करती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मीडिया चूज़ कर रहे हैं और हम मीडिया को यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है मीडिया को यूज़ करने का। और देखो, मीडिया का और जो सोसाइटी का रिलेशन है ना, ये दो तरफा है, ठीक है। मीडिया भी सोसाइटी पे असर डालती है और सोसाइटी का भी असर मीडिया पे पड़ता है। टास्क एंड ड्यूटीज़ ऑफ मीडिया आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। Therefore, media management, design and production are very important। देखो, आजकल क्या है, आजकल मीडिया का काम बढ़ता जा रहा है, उसकी ड्यूटीज़ बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से मीडिया मैनेजमेंट, डिज़ाइन और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब है यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। सबसे पहले बात की गई है मीडिया की। दिस इज़ एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, आउट ऑफ होम एंड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके थ्रू हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। अब प्रिंट के थ्रू भी हम पहुंचा सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। दे आर टूल्स यूज टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन। अब ये जो टूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का काम भी करते हैं। तो देखो, फिगर में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये टूल्स काम करते हैं। देखो, अगर हम बात करें प्रिंट की, तो प्रिंट के अंदर हमारा आ जाता है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। अब न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण। मैगज़ीन में भी दिया गया एग्जाम्पल आउटलुक, इंडिया टुडे, ये दोनों मैगज़ीन्स के नाम हैं। उसके बाद है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में है हमारा रेडियो। अब रेडियो के कई सारे रूप हैं यहाँ पे, जैसे एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट में ही टेलीविज़न भी आ जाता है। टेलीविज़न में कई सारे टीवी चैनल्स होते हैं, ज्ञान टीवी, लोकल केबल, टाटा स्काई, ठीक है। उसके बाद है आउट ऑफ होम। इसमें क्या है, बुलेटिन बोर्ड है। देखो, घर के बाहर हमें बुलेटिन बोर्ड दिख सकता है, इसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आप देखते हो स्कूल्स में भी आपके नोटिस बोर्ड वगैरह रहते हैं, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर प्रिंसिपल को या मैनेजमेंट को आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे लगाते हैं, बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बुलेटिन बोर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, देखो, कॉलेज मैगज़ीन हो गया, किसान इंफॉर्मेशन बुलेटिन। उसके बाद है पोस्टर। पोस्टर के थ्रू भी हमें जानकारी मिलती है। आप देखते हो दीवारों पे पोस्टर लगे रहते हैं, रोड्स पे पोस्टर्स वगैरह चिपके होते हैं, ठीक है। तो ऑन HIV, फैमिली वेलफेयर, इनके बारे में जानकारी देने के लिए पोस्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। उसके बाद है
इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में हमारा आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट में कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल हो गया, ईमेल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन, इंटरैक्टिव में ही टेलीफोन आ जाता है, ठीक है। इंटरैक्टिव के दो एग्जाम्पल हैं, इंटरनेट और टेलीफोन। इंटरनेट में हमारा गूगल आ गया, ईमेल आ गया। टेलीफोन आपको पता ही है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, BSNL, MTNL, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम एंड टेलीमार्केटिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसे गवर्नमेंट मोबाइल सर्विसेज की बात की गई है और प्राइवेट मोबाइल सर्विसेज की बात की गई है, ठीक है। तो इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मीडिया के कितने सारे रूप हैं, कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे बेसिक और सस्ता जो टूल है वो क्या है, वो है प्रिंट, ठीक है। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद है मीडिया कैन बी अंडरस्टूड इन टू कॉन्टेक्स्ट। टू कॉन्टेक्स्ट में हम मीडिया को समझ सकते हैं। मीडिया एज एन एंड प्रोडक्ट और कंपेन डिज़ाइन, मीडिया एज अ चैनल और व्हीकल और मीडियम। देखो, मीडिया कंपेन डिज़ाइन के रूप में भी काम करता है और मीडिया एक चैनल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम पोस्टर के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। नो प्रोडक्ट कैन बी ऑफ गुड क्वालिटी अनलेस कंसिडरेबल एफर्ट्स हैज़ बीन मेड राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लानिंग। देखो, कोई भी प्रोडक्ट तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक हम उसे अच्छे से प्लान करके, एकदम हर स्टेज पे अगर हम उसकी अच्छे से प्लानिंग नहीं करते, उसको अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचाते, तब तक कोई भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए हमें उसे एक प्लानिंग के तहत करना होगा, ठीक है। मीडिया प्रोफेशनल हैव टू अ डू लॉट ऑफ प्लानिंग बिफोर प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक आइटम। तो मीडिया प्रोफेशनल्स को भी बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है जब भी वो किसी स्पेशल आइटम को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को बना रहे होते हैं, किसी भी कंपेन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा है मीडिया प्लानिंग। अभी हमने मीडिया के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मीडिया प्लानिंग क्या होता है। It is the process of determining the most cost-effective and influential mix of media for achieving a set of pre-decided objectives. देखो, मीडिया प्लानिंग क्या होती है, हम पहले से ही किन्हीं गोल्स को सेट कर लेते हैं, हम पहले से ही ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमें कम पैसे भी खर्च करना पड़े और हम बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए, लोगों तक अपने कंपेन को पहुंचा पाए, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट शोज हाउ एडवर्टाइजिंग time and space will be used to contribute to the achievement of advertising and marketing objectives. देखो, ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपेन को या किसी भी एक्शन को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जितना भी टाइम और स्पेस हमारे पास है उसका यूज़ कर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल को कंप्लीट कर पाएँ। देखो, मीडिया प्लानिंग में सिर्फ मीडियम को सेलेक्ट करना ही इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि हमें ये भी देखना है कि जो मीडियम हमने सेलेक्ट किया है उसके थ्रू हम कितने लोगों तक बात को पहुंचा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट की आउटरीच कितनी हो सकती है, ठीक है। तो मीडियम को सेलेक्ट करते समय ये भी ध्यान देना होता है। हो सकता है हम ऐसा मीडियम चुन ले जिसकी वजह से हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा ही ना पाएँ। तो मीडियम को चुनते समय ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस मीडियम की रीच कैसी है, वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। Many media planners select unconventional streams of advertising such as mobile vehicle and advertising in small retail stores. बहुत सारे मीडिया प्लानर ऐसे हैं जो कि पुराने तरीकों को छोड़कर नए नए तरीकों से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे मोबाइल व्हीकल हो गया, स्मॉल रिटेल स्टोर्स हो गया, इनके माध्यम से भी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
whoever the producer, cost is an important factor because he will not have unlimited money and has to manage within a budget. देखो, प्रोड्यूसर चाहे कोई भी हो, कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी अनलिमिटेड मनी नहीं होता। हर किसी को बजट में रहकर काम करने की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को बजट बनाना ही पड़ता है। For example, to advertise about a garment sale, the shop owner can circulate leaflets in the area or put up a big banner poster at the appropriate spot or prepare a commercial for the TV. The media planner will select the media after considering the media budget and its reach. देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई गारमेंट सेलर है, कोई कपड़े बेचने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो या तो पोस्टर्स बना देगा और ऐसी जगहों पे लगा देगा जहाँ पे ज़्यादातर लोग उसको देख पाए। ठीक है, तो इस तरह वो क्या कर सकता है, कम समय में लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकता है। ठीक है, या फिर अगर उसके पास थोड़े और पैसे हैं तो वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स भी दिखा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह मीडिया प्लानर को भी क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है ऐसे मीडियम्स को जो कि उसके बजट में हो, है ना, और उनकी रीच भी अच्छी हो, मतलब बजट में भी हो और रीच भी अच्छी हो। ठीक है, लोगों तक वो आसानी से पहुंच भी पाए। द चीपेस्ट मीडिया हैविंग मैक्सिमम रीच विल बी सेलेक्टेड। तो ऐसा मीडियम खोजना चाहिए जो कि सस्ता हो, मतलब आप जितना सस्ता मीडियम ढूंढ सकते हो उतनी सस्ती मीडियम आपको खोजनी पड़ेगी। और आप ये भी देखोगे कि मीडियम सस्ते से सस्ता हो और उसकी रीच मैक्सिमम हो। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कम पैसे खर्च करके ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाओ। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई इंटर कॉलेज फेस्ट होने वाला है तो वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसी मीडिया को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे माध्यम को सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू पैसे भी कम लगे और रीच भी उसकी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। Therefore, media planning is done to communicate information to bring out desired change. तो मीडिया प्लानिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कम लागत में कम पैसे खर्च करके ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो और जो चेंज आप सोसाइटी में लाना चाहते हो वो ला सकते हो। ठीक है, देयर आर 4 key criteria that a media planner can consider: reach, frequency, continuity and cost. तो 4 की क्राइटेरिया हैं जिनको मीडिया प्लानर को ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो रीच है, दूसरा फ्रिक्वेंसी, तीसरा कंटिन्यूटी, चौथा कॉस्ट। ठीक है, there are certain essential points that should be kept in mind while planning, designing, producing and finally managing, implementing a media message strategy. तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि एक मीडिया प्लानर को ध्यान में रखना चाहिए जब वो प्लानिंग कर रहा है, डिज़ाइनिंग कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, और फाइनली जब वो अपने डिज़ाइन को लागू कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट को फाइनली जब ब्रॉडकास्ट कर रहा है या न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू वो लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला क्या बात है, फेल्ट नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। एज अ मीडिया प्लानर जब आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको अपनी ऑडियंस की नीड और इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स disseminating the information demand for which is expressed by audience, not what communicator wants to convey. तो जो मीडिया प्लानर है उसको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसको अपने हिसाब से बातें नहीं करनी, उसको अपने हिसाब से मैसेज कन्वे नहीं करना है, उसको अपनी ऑडियंस के हिसाब से मैसेज करना है। जैसी उसकी ऑडियंस को ज़रूरत है वैसा उसको मैसेज देना है। मान लो आपकी ऑडियंस रूरल एरिया से बिलोंग करती है, ठीक है, तो आपको उनकी लैंग्वेज में ही एडवर्टाइजमेंट करना होगा ताकि उनको समझ में आए। जब तक वो समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर वो कहाँ से आपसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है
टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके ऑडियंस को। दूसरा, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, कितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब उस इंफॉर्मेशन से आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाना चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन दे क्यों रहे हो, उसका पर्पस क्या है। अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन लेवल ऑफ द ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया ना कि अगर आप रूरल एरिया के लिए बना रहे हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज का, डायलेक्ट्स का ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पे किस तरह की बोली बोली जाती है, किस तरह की भाषा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है टाइम एंड ड्यूरेशन। अब टाइम एंड ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले है मोमेंट एट विच अ मीडिया मैसेज और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट इज टू बी लॉन्च्ड और इज टू बी डिलीवर्ड टू द इंटेंडेड ऑडियंसेस। देखो, आपको वो टाइम भी ध्यान में रखना है जिस टाइम पे आप वो मैसेज कन्वे करोगे अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है आपको उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत लंबा मैसेज नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा होता जाएगा, ज़्यादा टाइम का होगा तो वो बोरिंग हो जाएगा। कम समय में आपको कैसे इंफॉर्मेशन देनी है अपनी ऑडियंस को, कैसे अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, ये चीज़ भी आपको प्लान करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन मैंने बता दिया ड्यूरेशन के बारे में कि ड्यूरेशन का भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आपको मैसेजेस देने हैं। जैसे आप देखते हो टीवी पे जब भी कोई डेली सोप चल रहा होता है, कोई सीरियल आ रहा होता है या कोई मूवी आ रही होती है, तो एड्स आते हैं बीच बीच में, तो उनका भी टाइम होता है, ठीक है। तो हर एड्स का अपना एक टाइम होता है कि उसको कितनी बार उस चैनल पे, उस पर्टिकुलर शो में उस ऐड को दिखाना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप देखोगे कि आपको एक दिन में कितनी बार वो मैसेज देना है, ठीक है। उसके बाद है द मूड ऑफ द ऑडियंस, ठीक है, कि ऑडियंस का इमोशनल और मेंटल स्टेटस कैसा है एट टाइम व्हेन द ऑडियंस रिसीव और आर एक्सपोज टू द मीडिया मैसेज और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट प्रेजेंटेड विच कुड बी इन फॉर्म ऑफ एनी कंपेन, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। आपको वो समय देखना है कि किस समय ऑडियंस ज़्यादा टीवी देखती है, किस समय ऑडियंस ज़्यादा फ्री होती है, ठीक है। देखो, कुछ टीवी सीरियल्स होते हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं जो ज़्यादा देखी जाती है, कुछ चैनल्स होते हैं जो ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आपको उन चैनल को चूज़ करना होगा जहाँ पे ऑडियंस आपको ज़्यादा मिले। आपको वो मीडियम चूज़ करना होगा जहाँ पे ऑडियंस आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। आपको ऑडियंस का मूड समझना होगा कि किस तरीके से आप मैसेज को कन्वे करो कि ऑडियंस उस पर उसको देखें, उसको सुने, ठीक है। उसके बाद है एट द टाइम व्हेन द ऑडियंस गिव देयर रिस्पॉन्स फॉर अ मीडिया मैसेज एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट प्रेजेंटेड। आपको ये भी देखना है कि ऑडियंस अपना रिस्पॉन्स भी दे पाए, ठीक है। ऑडियंस के हिसाब से अगर मैसेज होगा, अगर जो जिस माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है वो ऑडियंस को समझ में आएगा, ऑडियंस को अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो ऑडियंस फिर रिस्पॉन्स देना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको उनसे रिस्पॉन्स भी लेना है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जनता आपके उस पर्टिकुलर कंपेन के बारे में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती है, तो आप कैसे उसको आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ऑडियंस का फीडबैक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है द माइंड सेट ऑफ ऑडियंस। इसमें हम ऑडियंस के माइंड सेट को देखते हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं। दिस इज गवर्न बाय मल्टीपल फैक्टर्स सच एज सोशो कल्चर, इकोनॉमिक, political background, education, age, gender, other environmental factors such as learning and other opportunities, as well as understanding and comprehension level of audience etc. देखो, ऑडियंस का माइंडसेट कैसा है ये भी आपको देखना होगा। और माइंडसेट कैसे पता चलेगा, आप ये देखोगे कि जो आपकी ऑडियंस है उसका सोशो कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे हैं, लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, उनकी एज क्या है, किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, ठीक है।
और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि कितना वो आपकी बात को समझ सकते हैं, कैसे आप अपने मैसेज को कन्वे करोगे कि वो समझ पाएंगे। तो उनकी वे ऑफ थिंकिंग को आपको समझना है कि वो किस तरीके से सोचते हैं। देखो, जिसकी जैसी एज रहेगी वो उस हिसाब से सोचता है। यंगस्टर्स के लिए आपको अलग तरीके से कंपेनिंग करनी होगी, और जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके लिए अलग तरीके से करनी होगी, क्योंकि दोनों का माइंडसेट अलग होता है, दोनों की एज अलग होती है। उसी तरह अगर आप कोई फीमेल के लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको उस तरीके से करना होगा, मेल के लिए कर रहे हो तो उस तरीके से करना होगा। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो पर्टिकुलर कंपेन है या जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो वो है किसके लिए, ठीक है, आपको ये भी देखना होगा। This also includes concerns for social marketing issues and social communication networks. अब देखो, इसमें सोशल मार्केटिंग इश्यूज को भी ध्यान में आपको रखना है, उसके साथ साथ सोशल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी ध्यान में रखना है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब जिस भी तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो वहाँ पे भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट एक मीडिया प्लानर को ध्यान में रखना चाहिए वो है मीडिया, कि किस माध्यम के थ्रू आप अपने ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचाओगे। कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा मीडियम है जो आपकी ऑडियंस ज़्यादा यूज़ करती है। टीवी ज़्यादा देखती है तो आप टीवी के थ्रू पहुंचाओगे, रेडियो ज़्यादा सुनती है तो रेडियो के थ्रू पहुंचाओगे, न्यूज़पेपर ज़्यादा देखती है तो न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचाओगे, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करती है तो फेसबुक, यूट्यूब, उसके थ्रू आप लोगों तक बात को पहुंचाओगे। डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट डिलीवरी फीचर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, हर मीडिया का अपना अलग अलग फीचर है। तो यहाँ पे देखो, हमने ऑलरेडी मीडिया के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, मतलब 4 वे पढ़े थे जिनके थ्रू हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। पहला कौन सा था? प्रिंट मीडिया था। दूसरा था ब्रॉडकास्ट। तीसरा था आउट ऑफ होम। चौथा क्या था? चौथा था इंटरनेट, ठीक है। तो आपको इन चारों को एकदम ध्यान से चूज़ करना है। आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस किस मीडियम को ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है। मान लो आप रूरल एरिया में कोई मैसेज दे रहे हो तो वहाँ पे लोग इंटरनेट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हो सकता है उन लोगों को इंटरनेट के बारे में नहीं पता हो। तो आपके लिए रेडियो सबसे सुटेबल मीडियम रहेगा, सबसे अप्रोप्रिएट मीडियम रहेगा, जहाँ पे आप जिसके थ्रू आप मतलब मैसेज अपना दे सकते हो, ठीक है। A single communication vehicle seldom reaches everyone in the target audience due to variation in the level of reach, availability, and accessibility and power exposure of audience to the media. तो अगर खाली आप एक सिंगल कम्युनिकेशन व्हीकल यूज़ करोगे, एक सिंगल मीडियम यूज़ करोगे, तो चांसेस कम है कि आपके टारगेट ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुंच पाए, क्योंकि हो सकता है आपकी ऑडियंस अलग अलग जगहों पे रहती हो, तो वहाँ पे कैसा रीच है, कैसे मतलब कैसा माध्यम वहाँ पे पहुँच सकता है। मान लो वहाँ पे इंटरनेट हो या ना हो, रेडियो हो या ना हो, टेलीविज़न हो या ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, तो कैसे लोगों तक बात पहुँचेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। तो आपको एक ही व्हीकल या एक ही मीडियम यूज़ नहीं करना होगा, आपको 2-3 मीडियम ध्यान में रखने हैं जिनके माध्यम से आप अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसमें बताया गया है कि डिस्कशन ऑन यूज ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ मीडिया व्हीकल इन वन production as per the requirement, audience type, budget, reach, accessibility and availability facility of channel to the intended audiences. मैंने बताया ना कि आप एक या एक से ज़्यादा व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो, एक या एक से ज़्यादा मीडियम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अपने बजट को भी ध्यान में रखना है। पता चला आपने बहुत सारे मीडियम्स को यूज़ कर डाला और आपके पास पैसे ही नहीं बचे, तो आपको अपने बजट को भी ध्यान देना है, आपको अपने ऑडियंस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि जो भी मीडियम आप चूज़ कर रहे हो या जो भी व्हीकल आप चूज़ कर रहे हो उसकी रीच क्या है, वो कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन ऑन यूज़ ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड मीडिया प्लानर्स। देखो,
आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मीडिया प्लानर्स की ज़रूरत है। मतलब आप ऐसे मीडियम्स का यूज़ करो, ऐसे व्हीकल्स का यूज़ करो जिनसे आपको रिजल्ट भी मिले। ऐसा ना हो कि आपने डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स का, मीडियम्स का यूज़ तो कर लिया, लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा, आपको उससे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो कोई भी मीडियम चूज़ करने से पहले आप इस सब चीज़ों पे भी डिस्कशन करोगे, ठीक है। जितने भी मीडिया प्लानर्स हैं सब मिलके, मतलब आप अकेले तो कोई चीज़ प्लान कर नहीं रहे हो, आपके साथ आपके कोवर्कर्स होंगे, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ऊपर वाले इन दोनों में हमने क्या पढ़ा कि आपने एक मीडिया व्हीकल चूज़ कर लिया, आपने मीडियम चूज़ कर लिया जिसके थ्रू आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हो, अपने ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचा रहे हो, ठीक है। आप एक से ज़्यादा व्हीकल्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो वो कैसी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, मतलब आपको उसका रिजल्ट मिले, ठीक है। उसके बाद देखो, तीसरे में कहा गया है कि आप क्या करोगे, जो ये मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो उनको दोबारा रीचेक करोगे, ठीक है। रीचेक जब करोगे तो आप क्या करोगे, आप उसमें देखोगे कि जो भी मेथड्स आपने यूज़ किए हैं उनको और कितना बढ़ाया जा सकता है। मान लो मैं कोई मीडिया प्लानर हूँ, मैंने टीवी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे दी, ठीक है। एक प्रोडक्ट है मेरा कोई, मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दी और समय समय पे वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है टीवी पे। लेकिन होता है कभी कभी कि एक ही प्रोडक्ट के लिए उसी सेम टीवी पे ही 3-4 तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, जिससे क्या हो कि डिफरेंट ऑडियंस जो कि अलग अलग तरीके से हो सकता है बात को समझ सकते हो या अलग अलग लैंग्वेज में समझ सकते हो, वो भी इस प्रोडक्ट के बारे में समझ पाएँ, वो मेरे मैसेज को समझ पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ही मीडियम के थ्रू आप सेम मैसेज को अलग अलग तरीके से भी कन्वे कर सकते हो, ठीक है। वो बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद फोर्थ में कहा गया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मीडिया प्लानर्स की ही बात की गई है। अब यहाँ पे रिजल्ट आपको पता कैसे चलेगा, आप ये भी देखोगे कि ऑडियंस आपको कैसा फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। आप उस पर भी ध्यान दोगे, ठीक है। आप लोगों से, ऑडियंस से उनका फीडबैक लेना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग है, चारों को एक मत समझना, ठीक है। देखो, इसमें क्या किया गया है कि पहले आप अपना मीडियम चूज़ करोगे, ऐसा मीडियम चूज़ करोगे जो आपके बजट में हो, जो आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। आप उसकी रीच भी देखोगे कि वो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है। आप एक से ज़्यादा मीडियम या व्हीकल भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इस पे डिस्कशन करोगे अपने कोवर्कर्स के साथ कि जो अम, आपने चैनल चूज़ किया है या जो मीडियम चूज़ किया है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है या नहीं, आपको उससे रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं, ठीक है। तो आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीडियम्स को ही यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप अपने मैसेज को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको और अच्छे से लोगों को समझाने के लिए अपने जो मैसेज है उसको डिफरेंट लैंग्वेज में भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप एक ही चैनल के थ्रू अपने एक ही प्रोडक्ट को या एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से कन्वे कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप अपने रिज़ल्ट को दोबारा से चेक करोगे कि क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, ऑडियंस के फीडबैक को भी देखोगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। इट इज़ द वे and form in which a media message or communication product is carried to the intended audience. The form could be rational or emotional, folk, tribal or modern, musical or dramatic, in a simple tagline, punchline or descriptive narrative, audio or visual or both. So here the format in which the information is needed by the audience is important. आप ये देखोगे कि आप किस फॉर्म में अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो, ड्रामा के थ्रू कन्वे करना चाहते हो, मॉडर्न तरीके से कन्वे करना चाहते हो या किसी पुराने तरीके से कन्वे करना चाहते हो। जब कभी कभी न्यूज़पेपर के थ्रू कोई मैसेज कन्वे किया जाता है तो आप देखते हो कि कभी कभी छोटी सिर्फ एक लाइन में ही पूरा मैसेज दे दिया जाता है, कभी कभी मैसेज को पूरा डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव वे में पहुंचाया जाता है लोगों तक।
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह से मैसेज को लेना चाहती है। हो सकता है कभी कभी आप सारे तरीके यूज़ कर लो, आप ऑडियो विजुअल दोनों तरीके यूज़ कर लो, पंच लाइन भी यूज़ कर लो, टैग लाइन भी यूज़ कर लो, या कभी कभी हो सकता है कि खाली आप ऑडियो तरीका यूज़ करो, खाली आप ऑडियो के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करो, या खाली वीडियो के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करो, या सिर्फ टैगलाइन के थ्रू मैसेज दे दो, या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वे में मैसेज दे दो। तो आप एक तरीका भी चूज़ कर सकते हो, आप कई सारे तरीके भी एक साथ चूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे कि आपकी ऑडियंस कैसी है, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट टाइप एंड क्लैरिटी। आपका कंटेंट कैसा है, और कंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपना मैसेज दे रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, जिसमें पहला है डिसीजन रिगार्डिंग यूज़ ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी इंक्लूडेड। आपको पहले वो सब्जेक्ट देखना होगा जिस पे आप मैसेज दे रहे हो, आपने क्या क्या बातें उस मैसेज के अंदर इंक्लूड की हैं, आपको ये देखना पड़ेगा और इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने कोवर्कर्स के साथ डिस्कशन करोगे। उसके बाद है डिस्कशन रिगार्डिंग यूज़ ऑफ काइंड एंड टाइप ऑफ लैंग्वेज। आप ये भी देखोगे कि आप किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हो, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आए, लोग समझ पाए। नेक्स्ट है डिस्कशन रिगार्डिंग मोड, ओनली वर्बल और ओनली विजुअल और अ मिक्स फॉर प्रेजेंटिंग कंटेंट फॉर क्लियरली कन्वेइंग द कंसेप्ट और इशू। उसके बाद आप देखोगे कि आप किस मोड में अपना मैसेज दे रहे हो, विजुअल मोड में दे रहे हो, या वर्बल मोड में दे रहे हो, या मिक्स दे रहे हो कि वर्बल भी हो और विजुअल भी हो, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि आप जो भी तरीका यूज़ करो, जो भी मोड यूज़ करो, बस वो क्लियर होना चाहिए। आपका जो कंसेप्ट है, जो आपने बात कहनी है, वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन रिगार्डिंग रिटन स्क्रिप्ट और पिक्टोरियल presentation type form and quality of pictures of the content for clearly conveying the concept or issue। आप ये भी देखोगे कि अगर आपने कोई रिटन मैसेज दिया है तो आपकी स्क्रिप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दे रहे हो जिसमें आप फोटोग्राफ्स दिखा के, पिक्चर्स दिखा के मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो आपका जो पिक्चर्स की क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आपके ऑडियंस को क्लियरली दिखे, वो उसको समझ पाएँ, ठीक है। तो आप जो भी तरीका यूज़ करो वो ऐसा होना चाहिए जो आपके मैसेज को क्लियरली आपकी ऑडियंस तक पहुंचाए। ऐसा ना हो कि आप मैसेज कुछ और देना चाहते हो, ऑडियंस समझ कुछ और रही है, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एनी सच अटेम्प्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ प्राइमरली। देखो, ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी ऑडियंस को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी वो आपके मैसेज को सुनेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज़ वो आपके मैसेज को सुनेगी ही नहीं, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रस्टवर्दीनेस है, ये किसके अंदर होनी चाहिए? पहला तो सेंडर के अंदर होनी चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए जो कि मैसेज को दे रही है, ठीक है। अगर आप कोई कैंपेन रेडी कर रहे हो, ठीक है, कोई कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो, तो आपके ऊपर आपके ऑडियंस को भरोसा होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आपकी ऑडियंस को भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस भरोसे को जीतो। दूसरा है रेलिवेंस ऑफ द इशू फॉर द रिसीवर। जो भी इशू आपने चूज़ किया है वो रिसीवर के मुताबिक होना चाहिए, उनसे रिलेट करना चाहिए, ठीक है। फिर है ऑडियंसेस पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको ऑडियंस के लाइक और डिसलाइक्स को भी ध्यान में रखना है, उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखना है, ठीक है। कंटेंट चूजन एंड इट्स वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपने जो कंटेंट चूज़ किया है वो कैसा है और आप किस तरीके से उस कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ हो सकता है आपकी ऑडियंस आपके मैसेज को ना सुने, उसको पसंद ना आए। तो
मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अ मीडिया, मैसेज और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट फॉर एन इंटेंडेड ऑडियंस। आपका जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो कैसा है, उसको भी ध्यान में रखो। आप जो मैसेज दे रहे हो वो कैसा है, वो लोगों से रिलेट कर रहा है या नहीं, इसको भी ध्यान में रखो। ठीक है, आप कभी कोई गलत मैसेज ना दो जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाए। ठीक है, फिर है यूज़ ऑफ पर्सन, प्रोडक्ट और मॉडल। आप अपना मैसेज कन्वे करने के लिए किस मॉडल का यूज़ कर रहे हो, किस पर्सन का यूज़ कर रहे हो, ये भी ध्यान में रखना है। होता है ना, आपने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स? ताकि लोग उनकी बातों को सुने। और ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको जाता है? जो भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जिन पे लोगों को भरोसा होता है, उन लोगों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। ठीक है, ताकि वो ब्रांड को लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, लोग खाली उनकी शक्ल देख के उस ब्रांड की तरफ भागते हैं, होता है ना ये। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। It is a discussion about which person, product or model to be used for presenting the issue or content. आप ये भी डिस्कस करोगे, आप ये भी ध्यान में रखोगे कि किस पर्सन का या किस मॉडल का यूज़ कर रहे हो आप अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है, टाइप एंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर इशू और प्रोडक्ट थ्रू अ मीडिया, मैसेज और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट और पैकेज। किस तरह के एलिमेंट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किस टाइप के पर्सन का यूज़ कर रहे हो, किसका यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं आपके मैसेज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एज अ मीडिया प्लानर काम कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट एंड मीडिया बजट। एक मीडिया प्लानर को कॉस्ट और मीडिया बजट पे भी ध्यान देना है। कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ मीडिया, मैसेज और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट। आपको पता है किसी भी मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए पैसे तो लगेंगे ही। तो मीडिया कंपेनिंग में बजट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। आपका मैसेज जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, है ना। आपका इशू जिस तरह का है उस तरह का आपको पैसा देना पड़ेगा। मान लो आप किसी सोशल इशू पे बात कर रहे हो, आपका जो कैंपेन है वो किसी सोशल इशू से रिलेटेड है, तो आपको उसको बहुत लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जब आपको उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपका बजट आपको परमिशन देता है, मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपका बजट ठीक ठाक है, तब आप कई सारे मीडियम्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लो आपके पास बजट ही नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप उतने बड़े लेवल पे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, आप उतने बड़े लेवल पे एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, गिवन बिलो is a flow chart showing media planning process. At a glance, it shows the steps of media planning, key point to be decided at every step, and tools or action to be taken to accomplish each step. तो नीचे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें मीडिया प्लानिंग प्रोसेस को बताया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये फ्लो चार्ट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।